चलिए, तो क्या कह रहा है आर्टिकल 19 हमारा कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा कह रहा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगा इसके लिए आपसे, ये विदाउट आर्म्स होगा, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो भैया आप कैसे असेंबल हो सकते हैं? आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के। जैसे कि अन्ना हजारे साहब जो आपके अनशन करते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों को साथ में बिठा के, बाबा रामदेव, या जो रैलियां निकलती हैं, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब यही होते हैं कि वो पीसफुली असेंबल करते हैं और विदाउट आर्म्स के, तो ये उनका राइट है। ठीक है, दूसरा राइट आपका क्या है कि आप एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशंस और यूनियंस बनाना आपका राइट है। चौथा राइट है आपका कि आप पूरी कंट्री में फ्रीली मूव, यू कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं। बस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो बहुत खतरनाक होती है, तो वहां पे मत जाइएगा, वरना शायद वापस ना आ पाए, या फिर वापस आए तो पत्तों के कपड़े पहनकर आप वापस आए। तो वो जो है वो कम्युनिटी ऐसी है, उनके बारे में मैं कल पढ़ रहा था, तो वो कम्युनिटी कुछ ऐसी है कि वो अपनी, उनकी जो एक पहचान है उससे वो बहुत प्यार करते हैं, और वो अभी भी बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। तो वहां पे बिल्कुल मत जाइएगा उस आइलैंड पे, वरना आपकी खैर नहीं। ठीक है, उनको रहने दीजिए, उनका कल्चर वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहने दीजिए, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करिएगा। और वहां जाकर के ये तो बोलिएगा ही नहीं कि हम तो, हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी जो बोलता है कि हम फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री मूव कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ घूमने आए, वो ये सारी चीजें नहीं समझेंगे और आपकी पिटाई भी कर सकते हैं, तो इसलिए वहां बिल्कुल नहीं जाइएगा। ठीक है, बाकी आपके पास राइट तो पूरी कंट्री में घूमने का है ही, तो घूमिए बिल्कुल, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। ठीक, उसके बाद है आपका टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई आप रिसाइड भी कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। आप चाहें तो इंदौर में, चाहे तो भोपाल में, चाहे तो लखनऊ में, चाहे तो कानपुर में, चाहे तो पटना में, चाहे तो चेन्नई में, चाहे तो हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, गुवाहाटी में, तवांग में, कहीं पे भी जहां पे आपका मन कर रहा है, पंजाब हरियाणा, कहीं पे भी जाके आप अपना सेटल हो सकते हैं और घर मर लेके बढ़िया वहां रिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये 6 आपके राइट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। ये 6 राइट्स हमें याद कर रखने हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी बात नहीं बोली गई है, तो उसमें मान लीजिए आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन के साथ एक कोई चौथी ऐसी चीज दे देंगे जो कि इसमें नहीं दी है, तो वो आपको बताना है कि ये आर्टिकल 19 नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है 8 रिस्ट्रिक्शंस, क्लॉज 1A। ठीक है, अब ये जो क्लॉज 1A है उस पे आपके ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, क्या है आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इनके बारे में कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ठीक, तो पहला है कि आपको क्या मेंटेन करनी है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा नहीं देना है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ही को जो अपन वायोलेशन कर दें। ठीक है, दूसरी स्टेट की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है हमें। तीसरा फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट्स, क्या करना है, फ्रेंडली रिलेशन रखना है दूसरी स्टेट्स से। ठीक है, उसके बाद हमें पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है, हमें पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक है, डिसेंसी और मोरालिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें डिफॉर्मेशन, किस बारे में ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है भैया डिफॉर्मेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक,
तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से इन्हें पढ़ेंगे हम। ठीक, तो क्या क्या चीजें हैं ये? टू मेंटेन सोवरेनिटी फर्स्ट, इंटीग्रिटी सेकंड, सिक्योरिटी थर्ड, फ्रेंडली रिलेशन फोर्थ, पब्लिक ऑर्डर फिफ्थ, ठीक है, डिसेंसी और मोरलिटी सिक्स्थ, डिफेमेशन सेवेंथ, ठीक, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एट्थ। क्या है ये आपका? डिफेमेशन, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक, ये थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर था। डिफेमेशन मतलब कि जो हमने टॉर्ट में पढ़ रखा है डिफेमेशन, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट, तो भाई किसी को इंसाइट नहीं करना है किसी ऑफेंस के लिए। तो ये 8 तरीके के आपके रेस्ट्रिक्शंस हो गए किस पे? क्लॉज 1A पे। 1A क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमें अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ठेस ना पहुंचे, स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में ना आए, फ्रेंडली रिलेशन जो है दूसरी स्टेट्स के साथ, ये MP और छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है या पंजाब हरियाणा की बात नहीं हो रही है, ये अदर स्टेट्स की बात हो रही है। और अदर स्टेट्स मतलब अदर कंट्रीज की बात हो रही है। तो उनके साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है उनको कोई खतरा ना हो, पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा ना हो, डिसेंसी और मोरलिटी को कोई खतरा ना हो। और लास्ट आपका क्या है? लास्ट आपका क्या है? लास्ट बताइए जल्दी। लास्ट है आपका डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये आपके 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएंगी, लेकिन हम जिस तरीके से क्लैट का और बाकी सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम का एक लेवल ऊंचा जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लॉज 1B। भैया सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखना है और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है। क्लॉज 1B क्या है? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो इसमें हमें 2 चीजों को ध्यान में रखना है जब हम असेंबल हो रहे हैं, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी कंट्री की, और पब्लिक ऑर्डर। ये 2 चीजों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर क्लॉज C में भी आपका पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में बात की गई। रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लॉज 1D एंड 1E, भैया इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, जो मैं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बता रहा था। Clause 1F, in interest of general public, state can make any professional or technical qualification necessary for practicing any occupation, profession, trade or business. State can take control of any business, industry, trade or service completely or partially. State क्या कर सकते हैं भाई? कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन बना सकता है। किसी भी, अब भाई डॉक्टर तो डॉक्टर जिसने MBBS किया होगा वही बनेगा, आप और मैं तो बन नहीं सकते। तो किसी भी तरीके की प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी कर सकता है वो किसी भी ट्रेड, किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। और दूसरी चीज कि वो किसी भी बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस को कंप्लीटली या पार्शली स्टेट अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो स्टेट अगर वो अपने कंट्रोल में ले रही है तो वो भी एक रेस्ट्रिक्शन है और जिसके अगेंस्ट आप किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं पा सकते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंस। भाई किसी ऑफेंस में आप अगर कन्विक्ट होते हैं तो उसमें आपको क्या प्रोटेक्शन मिली गई है, इसकी बात हो रही है आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 20 किस तरीके की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आर्टिकल 20 की हम बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 20 क्या प्रोवाइड करता है? देखिए, अ पर्सन विल बी चार्ज्ड ओनली अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। एक पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसी लॉ के अंडर चार्ज करेंगे जब उसने ऑफेंस किया था, जब जो भी लॉ उस टाइम पे एनफोर्सेबल था। ठीक, एंड नॉट अंडर एनी लॉ विच केम इन फोर्स आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि उस ऑफेंस के कमिट करने के बाद अगर कोई दूसरा लॉ इन्फोर्सिएबल हो जाता है, गवर्नमेंट लेकर के आ जाती है, तो आप उस पर्टिकुलर आदमी को उस लॉ के अंडर नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, जिस ऑफेंस को करा, जब उसने जिस टाइम पे उसने ऑफेंस कमिट किया, उस टाइम पे जो लॉ इन्फोर्सेबल था आप उसी के अंडर उसे चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये बोलता है कि ही शुड नॉट बी पनिश्ड
more than what has been given under the law in force at the time of commission of offense. जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया उस टाइम पे जो लॉ इन्फोर्सेबल था उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी हुई है उससे ज्यादा पनिशमेंट उसे नहीं दी जा सकती है। जो उस लॉ में प्रोवाइड किया गया है पनिशमेंट के बारे में उससे ज्यादा उसे पनिश नहीं किया जा सकता है, वरना वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। अब ये जो आपका आर्टिकल 20 है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज में अप्लाई होता है। किसमें अप्लाई होता है? क्रिमिनल लॉज में। और इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी की भी बात की गई है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी भी आपसे पूछा जा सकता है कि डबल जियोपार्डी क्या होता है। तो याद रखिए, डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द ऑफेंस। एक इंसान को दो बार एक ही ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके कुछ प्रोविजंस सीआरपीसी में भी है, सीपीसी में भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, पर ये आपके काम के नहीं है, वो ऐसे ही मैंने नोट उसमें डाल दिया है। आज जनरल नॉलेज के लिए उसे समझ लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या बोल रही है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। भैया किसी इंसान को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता कभी। ठीक, किसी इंसान को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता, ये चीज को हमें याद रखना है। तो क्या हो गया डिपार्टमेंट, और नोट क्या है इसमें कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होती हैं वो कभी भी डबल जियोपार्डी के अंदर नहीं आती। मतलब कि आप करप्शन के लिए फंसे, ठीक, आपके ऑफिस ने आपके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई, उसमें आप दोषी पाए गए, आपको जॉब से निकाल दिया गया, उसके बाद आप पे क्रिमिनल केस चला और आप किसी दूसरे एक्ट में भी आपको 2 साल की सजा हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि डबल जियोपार्डी है, मुझे तो पहले ही पनिश कर दिया गया फिर से पनिश किया जा रहा है। नहीं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो किसके अंडर नहीं आती है? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो आपकी है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है आपकी वो डबल जियोपार्डी के अंदर नहीं आती है। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल याद रखना है इसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ दिया हुआ है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक, और आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज right to life and personal liberty except the procedure established by law। भाई किसी भी इंसान को उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, उसका जो जीने का अधिकार है, उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसीजर लॉ ने एस्टेब्लिश किया है उससे उसे डिप्राइव किया जा सकता है। कि अगर कोई 3-4 क्या करके आ रहा है, मर्डर करके आ रहा है और उसे डेथ सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस दिया गया? डेथ सेंटेंस दिया गया, तो तब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा राइट टू लाइफ छीना जा रहा है। और वो ऐसा क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि वो एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हो रहा है और उसमें उसका जो है किसी भी तरीके का राइट डिप्राइव नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या आता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है भैया? आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है, अब एक ये जनरल लॉ में क्या प्रोटेक्शन है देखिए, जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाएगा या जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसे क्या बताए जाएंगे? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सबसे पहले उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म किए जाएंगे। दूसरी बात, टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर एंड टू बी डिफेंडेंट। ठीक है, क्या होगा भैया? उसे लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील साहब को कंसल्ट करने को मौका दिया जाएगा और उसे अपने डिफेंस में एक वकील रख के अपने आप को डिफेंस करने का मौका भी दिया जाएगा। ही शुड बी टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर एंड टू बी डिफेंडेड। ठीक है भैया, वो डिफेंड अपने आप को कर सकता है। उसके बाद बात आती है सेकंड चीज की। तो सेकंड चीज क्या बोलती है? ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी टू रीच द प्लेस ऑफ डिटेंशन टू कोर्ट एंड कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट।
भैया जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे कितने घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा? विद इन 24 आवर्स। और वो 24 आवर्स में जहां पे उसे डिटेन करके रखा गया है वहां से जो कोर्ट ले जा रहे हैं उसका टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए आधा घंटा लगता है कोर्ट जाने में, तो पुलिस स्टेशन से कोर्ट जाने का जो आधा घंटा है वो उस 24 घंटे में नहीं रखा जाएगा और विद इन 24 आवर्स उसे कहाँ ले जाया जाएगा? विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और 24 घंटे से ज्यादा अगर उसे डिटेन करके रखना है तो किसकी परमिशन जरूरी होगी? परमिशन जरूरी होगी भैया कोर्ट की। किसकी? कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी उसमें, और बिना कोर्ट की परमिशन के उसे 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन करके नहीं रखा जा सकता है। अब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का एक्सेप्शन क्या है? देखिए भाई, कोई एलियन एनिमी है, कोई दूसरे देश का एनिमी पर्सन है तो उसके लिए ये राइट्स नहीं है, ठीक। और या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसे अरेस्ट किया गया है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसे अरेस्ट किया गया है तो फिर वो क्या नहीं कर सकता है? वो नहीं इस राइट को नहीं मांग सकता, इस राइट का एनफोर्समेंट नहीं करवा सकता है, क्योंकि भाई वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसे जेल भेजा गया है। प्रोटेक्शन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है? देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि ही कैन नॉट बी डिटेन मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा उसे डिटेन करके नहीं रख सकते हैं अनलेस an advisory board consisting of person who are eligible for judge of court says that there is sufficient cause for such detention। भाई एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो कि कोर्ट के जज बन सकते हैं। उन लोगों ने क्या बोला कि भैया इस आदमी की डिटेंशन के लिए सफिशिएंट कॉज है, तो फिर उसे 3 महीने से ज्यादा भी डिटेन करके रखा जा सकता है, ठीक। 5th क्या बोल रहा है कि द पर्सन डिटेन शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड एंड हैज एवरी राइट टू अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। भैया जिस आदमी को डिटेन करके रखा गया है उस आदमी को उन ग्राउंड्स बताओ कि आपको इसलिए डिटेन करके रखा गया है, और उसके पास सारे अधिकार हैं कि वो उस डिटेंशन के अगेंस्ट अपील कर सकता है कोर्ट में, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये जो रीजंस हैं डिटेंशन के वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, उन्हें डिस्क्लोज करना, अगर उन्हें डिस्क्लोज किया गया तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो बिगड़ सकता है, तो वो चाहे तो वो डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती है, ठीक। अब पार्लियामेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगी भैया लॉ के तहत? पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रिस्क्राइब the circumstances under which a person can be detained for more than 3 months without the opinion of advisory board। भैया एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना भी 3 महीने तक, 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेंशन में रख सकते हैं, और वो रूल्स कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगी। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव। भैया कोई भी लॉ जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है उसके अंदर मैक्सिमम पीरियड डिटेंशन का क्या होगा ये भी पार्लियामेंट तय कर सकती है। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी बोर्ड अंडर 4 है। भैया जो इंक्वायरी बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड बने हैं उनका प्रोसीजर क्या है? ये भी पार्लियामेंट ही तय करेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले राइट की, जो कि क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 में। तो आर्टिकल 23 का पहला चीज क्या बोल रहा है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग होती है, जो लोगों की तस्करी, जो ह्यूमन बॉडी की तस्करी होती है, तो या फिर जो बेगर होता है या फिर किसी भी तरीके का फोर्स्ड लेबर होता है, वो क्या है? वो प्रोहिबिटेड है इंडिया में और पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू दी लॉ। प्रोहिबिटेड है इंडिया में और पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो भैया आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये फोर्स्ड लेबर और बेगर जो लोगों से भीख मंगवाते हैं, ये सब प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये सब नहीं करना है, ठीक। State can make compulsory service for public purpose and in imposing such service, state shall not discriminate on ground of religion, race,
कास्ट और क्लास। ठीक है भैया, स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट कंपलसरी सर्विस बना सकता है पब्लिक पर्पस के लिए, और उस कंपलसरी सर्विस के अंडर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किस बेसिस पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 सिंपली क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से छोटा है वो किसी फैक्ट्री में या किसी भी हजार्डस, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में उसे नहीं रखा जाएगा। 14 साल से छोटे बच्चे को फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, इसमें क्या है, जो आर्टिकल 25 है वो पर्सन के लिए है, और जो आर्टिकल 26 है वो किसके लिए है, वो रिलीजियस कम्युनिटी के लिए है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 की हम बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेसिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपोगेटिंग एनी रिलीजन। किस चीज की फ्रीडम है हमारे पास, कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। बस किस चीज को हमें ध्यान रखना है, पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक ऑर्डर को और मोरालिटी को। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी चीज, किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं। बस हमें किस चीज को ध्यान में रखना है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोलते हैं कि स्टेट कैन मेक लॉज फॉर, स्टेट लॉ बना सकती है। स्टेट लॉ किस चीज के लिए बना सकती है, तो वो देखते हैं। स्टेट लॉ बना सकती है टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सिमिलर सेक्युलर एक्टिविटीज को। भाई किन चीजों को रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सिमिलर सेक्युलर एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसी सेक्युलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। प्रोवाइडेड फॉर थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस ऑफ सेक्शन ऑफ हिंदूज एंड फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है भैया, ये क्या है कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये सभी क्लास के हिंदू लोगों के लिए ओपन भी कर सकती है, और क्या कर सकती है भैया, सोशल वेलफेयर के लिए उन्हें सभी के लिए ओपन कर सकती है। और ऐसा ही होना भी चाहिए। सभी भाई, हिंदू तो हिंदू है, चाहे वो कोई से भी क्लास का हो, तो उनके लिए, सबके लिए अगर मंदिर है तो मंदिर ओपन होने चाहिए। तो यही स्टेट ऐसे लॉ बना सकती है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 26 की। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव द राइट। भैया सभी रिलीजियस सभी जो रिलीजन्स हैं उनके पास, सबके पास राइट्स हैं, बस उन्हें किस चीज का ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर का, मॉरलिटी का और हेल्थ का। अब क्या राइट्स है उनके पास वो बताता हूं मैं आपको। पहला कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या बना सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन वो बनाएंगे उनके खुद के अफेयर्स और मैटर जो होंगे रिलीजन के, उन्हें वो रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट के नाम पे, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे ओन कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे उनके पास राइट्स है। इसके बाद आर्टिकल 27 की बात आती है। तो 27 की बात आती है तो वो कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर एनी डिनोमिनेशन which is specifically appropriated for the promotion and maintenance of any religious denomination। भैया ऐसी कोई भी चीज है जो कि किसी रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस डिनोमिनेशन के किसके लिए बनी है, उसे प्रमोट करने के लिए बनी है, तो उसके लिए कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या नहीं करेगा, टैक्सेस पे नहीं करेगा। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि नो रिलीजियस एजुकेशन इन एनी इंस्टीट्यूट विच इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। भैया कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें नॉट रिलीजियस, सिर्फ इंस्टीट्यूशन,
कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फुल्ली या पार्शली स्टेट के फंड से चलता है, जैसे गवर्नमेंट पैसा देती है, तो उसमें किसी भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दिया जाएगा? किसी भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, नथिंग इन सब क्लॉज 1 अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट but has been established under any trust which requires religious education to be imparted। ठीक है भैया, अगर सब क्लॉज 1 किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं अप्लाई होता जो कि स्टेट एडमिनिस्टर करता है, लेकिन वो किसी ऐसे ट्रस्ट के अंदर बना है जो कि रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात करता है, ठीक, तो ये उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन विदाउट हिज कंसेंट इन एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग फंड आउट ऑफ स्टेट। ठीक है भैया, किसी भी पर्सन को किसी भी रिलीजियस एजुकेशन के प्रोग्राम में पार्ट लेना कंपलसरी नहीं होता अगर वो जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट के फंड्स पे चल रहा है या वो स्टेट एडमिनिस्टर करती है, ठीक। इसके बाद आ जाएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29। एनी सेक्शन ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। भैया, कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और जिनकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो उनके पास राइट है कि वो उसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम। भैया, कोई भी सिटीजन जो है उससे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट चलाता है या फिर जिसे स्टेट से फंड मिलते हैं या फिर जो उसे उसमें एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, किन ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 30 देखते हैं। तो ये माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कोई माइनॉरिटी है जो कि भले ही लैंग्वेज पे बेस्ड है या रिलीजन पे बेस्ड है, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। उनके पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग एड्स ओनली ऑन द बेसिस दैट इट इज अंडर माइनॉरिटी मैनेजमेंट। स्टेट सिर्फ इसी बात पे कि भाई इस इंस्टीट्यूशन को तो माइनॉरिटी मैनेज करती है, इसी बात पे उस इंस्टीट्यूट के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। जैसे वो दूसरे इंस्टीट्यूट को फंड करती है और हेल्प करती है, वैसे ही उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी फंड करना है और एड करना है। नो रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल क्लॉज 5। ठीक है भैया, आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 5 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है हमें। अब आता है आर्टिकल 32 जिसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट, राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, कि भाई हमें जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो एवरी पर्सन हैव द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हर आदमी के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किस लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर उसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ही कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इशू एनी डायरेक्शन, पास एनी ऑर्डर और पास एनी वन ऑफ द 5 रिट्स। क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? कोई डायरेक्शन पास कर सकता है, कोई ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है, या इन 5 में से कोई एक रिट इशू कर सकता है। 5 रिट आपकी कौन सी है? पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है को वारंटो, 5वीं है सर्श्योररी, ठीक। तो बात अब क्या है कि पार्लियामेंट बाय लॉ में ऑथोराइज एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हियर मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट विद इन। भाई पार्लियामेंट किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी बोल सकती है कि आप भी फंडामेंटल राइट्स के मैटर सुन सकते हैं, ठीक है। और ये जो राइट्स हैं ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई बात प्रोवाइड नहीं किया था जब तक ये राइट सस्पेंड नहीं किया जा सकते हैं। चलिए तो 5 राइट्स की बात करते हैं कि 5 राइट्स होती क्या है। तो पहली है ये हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट,
टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ठीक, चलिए तो एक बार आप इसको पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, when there is any unlawful detention of any person by any public authority or any private body, then this writ petition can be filed। जब किसी इंसान को किसी ने अनलॉफुली डिटेन कर रखा है, अनलॉफुली किसी जगह पे बंद कर रखा है, या तो किसी प्राइवेट बॉडी ने या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, तो ये रिट इशू होती है। क्यों? क्योंकि उसका तो राइट है ना, ही कैन मूव फ्रीली विद थ्रू आउट द इंडिया, और आपने उसे एक जगह बंद करके रखा है। तो द कोर्ट later said that it is important and necessary that the person detained should be reused। तो भैया कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस इंसान को कोर्ट के सामने लाया जाए, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि उस इंसान को रिलीज करना ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि द कोर्ट लेटर सेड in a case that it is important and necessary that the person detained should be released and bringing the person before the court is not necessary। भाई उसका रिलीज, उसका डिटेन, जो उसे डिटेन करके रखा है वहां से उसे रिलीज करना जरूरी है, उसे कोर्ट के सामने लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। द रिट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट अननेसेसरी डिटेंशन। भैया ये अननेसेसरी डिटेंशन भी अगर किसी का किया गया है तो उसके अगेंस्ट भी रिट इशू हो सकती है, ठीक है। तो कहां पे ये रिट इशू हो सकती है? अननेसेसरी डिटेंशन के भी अगेंस्ट ये रिट इशू हो सकती है। चलिए और आगे समझते हैं इस रिट के बारे में और बाकी की 4 रिट्स के बारे में।